हमारी वो ये है, ये कोड जो है ना मैंने ऑनलाइन ही बनाया है और ऑनलाइन ही टेस्ट किया। ये सिंपल फॉर्म, यानी ये कंप्लीट वर्किंग नहीं है। फ़ाइल अपलोड एग्जांपल इन डेटाबेस, हम ये चाहते हैं कि हम एक फ़ाइल को जो है ना वो अपलोड कर सकें। हमारी टास्क इसमें ये है कि हम डेटाबेस से कनेक्ट होंगे और उसके बाद उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर जो है वो हम इस फॉर्म से डाटा को सेंड करेंगे, वो टेबल में जाके डाटा स्टोर हो जाएगा। ये सबसे की पॉइंट है। डाटा हमारा डेटाबेस में चला जाएगा तो उसमें से निकालना भी आ जाएगा हमें, ठीक है। जो मेन फंक्शन है ना पीएचपी का वो ये है कि हमारी वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस चल रही हो और उस डेटाबेस से हम डाटा को गेट भी कर रहे हों और उस डेटाबेस में हम डाटा को पोस्ट भी कर रहे हैं। उस डाटा को यूटिलाइज़ किस तरह करना है, दिखाना किस तरह है, ये सारा फ्रंट एंड है। जब वहाँ से डाटा उठ के आ जाएगा उसको चाहे आप इस तरह के फॉर्म में शो कर लो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चाहे इस फॉर्म को आप जिस तरह का मर्ज़ी खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो फ्रंट एंड में आप दे सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब देखें जी हमारे पास जो है ना इसका सीन क्या है। ये मेरी वो वेबसाइट का कंट्रोल पैनल है जिसके ऊपर मैं ये सारा काम करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। आप जहाँ भी अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करेंगे ना आपको सी पैनल वहाँ पे मिलेगा, ओके जी। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो है ना वो डाटाबेस को देखते हैं कि डाटाबेस को हमने क्रिएट क्या करना है। W3 स्कूल के अंदर आपने जो टॉपिक इससे रेलेवेंट इस दफ़ा पढ़ने हैं वो 2 टॉपिक होंगे। एक आपने PL/SQL पढ़नी है, ये देखें ये PHP है, ये तो है ही है ना। उसके अलावा आपने इसके अंदर MySQL किधर गया जी, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है जी फॉर्म हैंडलिंग से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और ये वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है एडवांस्ड वाला जो है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना, समझ आ गई। यानी ये वाला पोर्शन फ़िलहाल छोड़ के फॉर्म हैंडलिंग पढ़नी है और उसके बाद आपने डेटाबेस कनेक्ट तक जो है ना वो लेके जाना है इसको, ये यहाँ तक। अच्छा जी, MySQL के अंदर आपने पढ़ना है कि डेटाबेस क्या होती है, सिंटैक्स क्या है और इसके अंदर हमने कमांड्स को कैसे लिखना है। और इसमें जो कमांड इस वक्त हमने पढ़नी है वो ये है SQL इंसर्ट इनटू। बाकी ये सारी कमांड है डेटाबेस के अंदर। आपने डाटा को राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है डेटाबेस के लिए। याद रखें PHP जो है ना, PHP आपकी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी लेकिन डेटाबेस की जो कमांड्स है ना वो SQL में लिखी जाएंगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस की एक सेपरेट लैंग्वेज है, पढ़ी हुई है आपने DBMS के नाम से। डेटाबेस की ये एक अलहदा लैंग्वेज है SQL। इसके लिए आप MySQL यूज़ कर लें, आप एक्सेस यूज़ कर लें, आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर लेंगे ना उसके अंदर ये प्री डिफाइंड एक लैंग्वेज होती है जिसको टाइप की नहीं होती। डेटाबेस जिस तरह हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मुख्तलिफ है ना, इसी तरह हमारे पास डेटाबेस भी नहीं। PHP तो सर्वर साइड है, हाँ जी। आपके पास माई PL/SQL भी है, MySQL भी है और इसी तरह आप जो है वो SQL सर्वर को भी इसके बैकएंड पे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट है, ये PL/SQL हो गया, MySQL हो गया। SQL सब में होती है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना, ये जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे सब में सेम है। समझ आई कि नहीं आई? चाहे आप MySQL यूज़ करो, चाहे आप Oracle यूज़ करो, हैं Oracle में भी सेम है। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है सिंटैक्स का, बिल्कुल माइनर सा शायद, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना SQL, ये तो सब की सेम है। ये Oracle भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे MySQL है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, और एक छोटी सी डेटाबेस है वो एक्सेस वाली जो है, ठीक है। फिर
कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन फ्राहम करती है और आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि आप एसक्यूएल की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। गौर से समझ लेंगे, बहुत लॉजिकल बात है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि आप डेटाबेस की जो एसक्यूएल की लैंग्वेजेस की स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर सकें। समझ आ रही? एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगी कि आप पीएचपी का कोड लिखेंगे, लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट किसको करेगा? एसक्यूएल के कोड को। आगे समझ बात के नहीं? ठीक है ना, ये इंटरफेस है। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा, ये हमारे पास है, ये देखें, ये कोड एसक्यूएल का है। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट DB3, क्रिएट एसक्यूएल की एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये देखें जी आपने यहाँ पे, ये हमारे पास एसक्यूएल है ना, ये क्रिएट DB, ओके। क्रिएट DB एसक्यूएल की एक ऐसी स्टेटमेंट है विच क्रिएट्स ए डेटाबेस। सिंटैक्स क्या है? क्रिएट लिखो, लफ्ज़ डेटाबेस लिखो और उसके बाद जो भी आप डेटाबेस का नाम लिखना चाहते हो वो लिख दोगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। आगे समझ बात ना? अब हम चाहते हैं कि हमारी PHP का एक पेज चले, वो हमसे पूछे कौन सी डेटाबेस बनानी है, हम उसको नाम दें, वो डेटाबेस सर्वर के ऊपर क्रिएट हो जाए। आगे समझ बात? ये देखें, ये काम वो हमारे लिए कर रहा है। ये कंट्रोल पैनल जो है ना, ये कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर, ये हर वेबसाइट, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, MySQL डेटाबेस। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल की डेवलपमेंट है कि हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम देंगे और वो उस डेटाबेस को जो है वो वहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, ये क्रिएट DB की मिसाल दी है, आपने इसको लहदा से देखना है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम कहते हैं कि जी हम अपनी वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं और उस डेटाबेस से अपनी वेबसाइट का इंटरलिंक जो है ना वो करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सर्वर के ऊपर जो है ना वो डेटाबेस को क्रिएट करो। ठीक हो गया? उसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपको वो सहूलत दे रहा है कि आप MySQL डेटाबेस क्रिएट कर लें, MySQL डेटाबेस विज़िट के ज़रिए क्रिएट कर लें, या फिर आप जो है वो PHP MyAdmin ये चलाएं। इसमें आपको वो MySQL का इंटरफेस दे देगा, आप खुद से जो है वो अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर। पहले समझ लो ना कि ये तीन तरीके हमारे पास हो। ठीक है, सर्वर के ऊपर डेटाबेस क्रिएट करने का, इसका PHP से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ना समझना। अभी समझ आ रही है? इस चीज़ का PHP से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम चाहते हैं कि हम PHP का एक पेज बनाएं, वो पेज हमारा सर्वर पर मौजूद डेटाबेस में डाटा को सेव करे। ये हमारी टास्क है। हम PHP का कोड सिर्फ इस फॉर्म के लिए लिखेंगे, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कि हम फाइल आईडी में कुछ लिखें, फाइल नेम में कुछ लिखें, जब सबमिट का बटन दबाएं तो PHP का एक कोड चले और वो कोड डाटा सर्वर पर मौजूद डेटाबेस में जाके इस डाटा को सेव कर दे। एक मिनट, सब समझ आ गई इस बात की? हमने PHP का ये कोड लिखना है सिर्फ इस फाइल के लिए। ओके, हाँ जी, आप पूछो। ये सारा काम यही है ना कि हमने जाके एक इस काम के लिए डेटाबेस बनानी है, डेटाबेस बनी हुई है, उसमें एक टेबल बनाना है, जो भी बनाना है, जब उस पर जो हमारी वैल्यू इंटर हो जाती है तो डालनी हो तो जाकर सेव हो जानी है, हमने जब सबमिट का बटन क्लिक करना है तो उसको PHP का फंक्शन देना है, जो हमें वहाँ से वैल्यू ला के हमें सामने यही काम करना है। यही काम करना है। क्लियर है जी ये बात? अब देखो, ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास डेटाबेस मौजूद होनी चाहिए, टेबल मौजूद होना चाहिए। आगे जी जी, जैसे आपने कहा कि हम PHP एडमिन में भी कर सकते हैं, MySQL में, लेकिन ये मैंने जो लिखा था कमांड प्रॉम्प्ट में लिखे ना प्रोग्राम SQL का, उसके से कनेक्ट करवाता था। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कंसोल प्रोग्रामिंग है, फायरफॉक्स में भी है, इसमें भी है, उसको कंसोल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है ना, कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से कनेक्ट कर लें। जब आपका टॉमकैट चल रहा होता है ना, उस वक्त चाहे आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन करो, चाहे आप जहाँ से मर्जी, कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना वो जस्ट लाइक दिस एड्रेस बार है कि आप वहाँ पर भी कुछ लिखते हो वो चल जाता है, और आप यहाँ लिखते हो यहाँ से भी चल जाता है, आप मैसेज बॉक्स के ऊपर सबमिट का बटन क्लिक करते हो तब भी चल जाता है।
समझ आ गई ना? वो अपनी अपनी टेक्निक है। मैंने बताया ना, अब मैं डेटाबेस क्रिएट करने का अगर कोड लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं PHP का एक पेज बनाऊँ, उस पेज पे मैं एक फॉर्म बनाऊँ कि जी डेटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप देखो वो कोड सिर्फ ये है, ये मैंने आपको दिखाया, ये PHP की फ़ाइल है जो आपके लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर देगी। समझ आ रही है ना? ये कोड ऑनलाइन एडिटर है, ये समझ आ रही है ना? ये एडिटर है, ये जितना कोड खुला हुआ है ये सर्वर पे ही खुला हुआ है। ये जो सर्वर है ना हमारा, ये यानी जो बंदा जिससे हमने ये होस्टिंग ली हुई है वो हमें ऑनलाइन एडिटर प्रोवाइड कर रहा है। यानी मैंने अपने सिस्टम पे XAMPP या PHP वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, मैं जितना कोड लिखूँगा वो ऑनलाइन ही लिखूँगा। समझ आ रही है ना? अब ये क्लियर हो गया? नहीं आई? नहीं, देखो ना, मैं यहाँ पे PHP डेवलपर और टॉमकैट इंस्टॉल करता और यहाँ पे सारा कुछ करता। समझ आ रही है ना? ये मेरी वेबसाइट एड्रेस पढ़ो ना, मैंने क्या लिखा है, test.gicsmd.edu.pk। समझ आ गई ना? ये वेबसाइट मैंने चलाई हुई है ना, इसका जो सर्वर नहीं है, समझ आ रही है ना, इसके सर्वर के ऊपर कोडिंग कर रहा हूँ। आई क्लियर बात? तो सामने आओ ना, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सामने आ जाओ। जैसे मर्जी कर लो, आपको जिस तरह से आसानी होती है आप इस, ये देखिए ये इंडेक्स PHP, ओके। जो भी सर्वर होता है ना, ये मेरा सर्वर है, ये मेरा फोल्डर है सारा, जो भी सर्वर होता है वो अपने रूट के ऊपर सबसे पहले इंडेक्स की फ़ाइल को रन करता है, ठीक है। ये वाली वो फाइल है। अगर आप इसका कोड देखें ना, तो ये कोड है इसका, ये देखें जी, ये कोड है index.php का, बड़ा सिंपल कोड है। H1 फाइल अपलोड इन डेटाबेस, तो यही शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने फार्म का कंट्रोल क्रिएट किया, थोड़ा सा लहदा कर देता हूँ। उस फार्म के अंदर मैंने क्या किया है कि एक फ़ाइल आईडी बनाया है, चूँकि इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, समझ आ रही, इसकी CSS नहीं लिखी हुई, इसका डिज़ाइन नहीं है, इसलिए हमें ये सारा कुछ जो है वो BR से कंट्रोल करना पड़ रहा है। जब आप इसको बाकायदा एक CSS के अंदर टाइप करके लिखोगे ना, तो फिर आप पैडिंग के ज़रिए, ठीक है, और फॉर्म आपका मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये क्लियर हो गया? ये वो कोड है जिसकी आउटपुट ये है। आगे अच्छा, अब इस कोड को पहले समझना है आपने बड़े आसानी से। ये जब तक यही कोड आपने जाके अपने PHP डिज़ाइनर पे लिखना है, कोई चेंज नहीं करनी। मैं आपको बताऊंगा कि आपने चेंज वहाँ पे कहाँ करनी है जाके। समझ आ रही है ना? अब इस कोड को पहले, सबसे पहले आप इस कोड को पढ़ लें। हैं जी, ये कोड आप पहले सारा पढ़ें और इसको समझें कि इसमें कोई इशू है तो बताएं। ये जो कोड है आपके सामने, कोई कोड इशू नहीं है। हाँ जी, अब इसमें मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये फाइल up.php जो मैंने लिखा है इसमें, ये क्या है? हाँ जी, हाँ, फाइल up.php नहीं मैंने लिखा, आप कहते हो ना पढ़ लिया सारा कोड। सर ये तो फाइल का नाम है, जो एक्सटर्नल फाइल है। एक्सटर्नल फाइल है, क्या करेगी ये फाइल? ये उधर से उठाएगी PHP की फाइल। अच्छा, जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे ना, तो ये डाटा को, इस डाटे को, ये डाटे को सर्वर के ऊपर जो फाइल हैंडल करेगी, उस फाइल का नाम है फाइल up.php। ठीक हो, जाहिर है ना? देखो ना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये जाके सेव हो जाए। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, इस फाइल को इस के डाटा को रिसीव करेगी आगे जाके फाइल up.php। हाँ जी, आगे समझ बात? हाँ जी, आदल नहीं बोले? हाँ समझ आ गया। ठीक, हाँ जी बोलो। जब वो मतलब इसमें हम कोई डाटा एंटर करें, हाँ जी, तो वो इस फाइल में शो हो जाएगा। इसमें तो आना ही आना ना। इसमें मतलब इसको खोल के देखेंगे, इसमें भी होगा वो। नहीं, इसमें नहीं होगा, यार इसमें नहीं होगा। ये हमने 101 लिखा, इसको मैंने लिखा जी 102, और यहाँ मैंने लिख दिया, आदल ही लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ना, ये फाइल up.php के पास डाटा चला जाएगा। इसमें शो नहीं होगा।
किस में? ये पेज ही नहीं रहना यहाँ, ये पेज यहाँ रहना ही नहीं है। समझ आ रही है ना? आउटपुट ही चलनी वो है, फाइल अप डॉट PHP चल पड़ेगी, और उसमें जो कुछ लिखा होगा वो हमें शो होगा। अगर हम उसमें ये लिखें, वो हमारी सेकंड स्टेज है। हम चाहते हैं कि उसमें सेव करके दोबारा हमें यही दिखा दे, तब भी आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। देखो ना, हम चाहते हैं सबमिट पर क्लिक करें तो उसने चलना है ना, वो चले क्या, वो चले सेव करके दोबारा इसी फाइल को हमें शो करवा दे, ये कोई मसला नहीं है। हम उसको कह देंगे कि इसको देखो ना, अगर इससे वहाँ जा सकता है कंट्रोल, तो वहाँ से वापस भी इसी पे आ सकता है। आप सिर्फ इस कोड को समझें, इस कोड में कोई इशू। वो मेथड आगे पोस्ट लिखा है, पोस्ट के आगे वो लिखा है क्या? ये इंक्रिप्शन टाइप है, सिर्फ हमारे फॉर्म के डाटा की टाइप है, ये एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। ऐसे अगर मैं यूज ना करें, इसको यूज़ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस डाटा को सेंड कर रहे हैं ना, डाटा जब भी आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक पे जाता है ना, वो किसी न किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। समझ आ रही है ना? सर ये पैकेट या जैसे होते हैं वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्टेड डाटा होता है ना वो। सर इसका फंक्शन क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक ये जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल। बस एक ही एक नहीं, और भी हैं, और भी हैं। जिस तरह हम उसमें यूनिकोड लिखते थे, ये तो नहीं मुझे, जैसे नहीं सर, पॉपुलर यही है या क्या? हाँ, पॉपुलर यही है, लेकिन उसमें हम लिखते नहीं थे, जैसे ये देखो आप, ये देखें ना आप, ये मेरे पास है ना, मेरे सर्वर का व्यू है, मेरा ख्याल यही था जो, ये देखें, ये मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि मुझे कोड एडिटर में खोल के दिखाओ। ठीक, ये मैंने कोड एडिटर खोला, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करैक्टर इनकोडिंग टू यूज़। मैं किस करैक्टर इनकोडिंग में इसको खोलूँ? ठीक है, UTF-8 है या, और ये सारी ऑप्शन हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ करैक्टर्स के कोड होते हैं। मिसाल के तौर पर A का एक कोड है, B का एक कोड है, शो वो और तरह से हो रहे होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो कोड्स होंगे ना, इसी तरह का वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोड समझ में आ गया? सर वो आईडी और नेम से पहले फाइल लिखा, आईडी और नेम से पहले फाइल लिखा। ये टेक्स्ट है ये तो सिंपल वो टेक्स्ट है, सिंपल। ये देखो ना, ये चीज़ इससे शो हो रही है, HTML टेक्स्ट है ना। पहले फाइल आईडी लिखा गया, उसके आगे इनपुट बॉक्स बना दिया, फिर एक BR दिया नीचे, बल्कि 2 BR दिए ताकि ये थोड़ा सा खुला खुला हो जाए। ठीक है, 2 BR दिए और उसके बाद ये आ गया। ठीक है, आदल मैंने भी परेशान कर रहा है तो खुद भी हो रहा है। नहीं मतलब समझ आ रहा अच्छा बात ठीक है, अब मैं यही समझूंगा कि तुम्हें समझ आ रही है, जब नहीं आएगी तो बताओगे। दरवाज़ा खोल दो। अच्छा जी, अब सही नजर नहीं आ रहा। नहीं आएगा, देखो तो सही ना। हाँ जी, थोड़ा जूम कर दो। मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन है कि नहीं। एक मिनट ठीक है। लो जी, अब देखें ज़रा, ये अब उसका फाइल PHP है। ये देखें, इस कोड को समझना है आपने। फाइल PHP, ये एक ऐसा PHP स्क्रिप्ट है जो इसी पे रन होगा हमारे पास। ठीक है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सबको समझ है। ठीक है। डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपके पास जो है ना वो 3 जो है ना वो तरीके हमारे पास सुन लें। $, कौन, आप इसकी जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई एक वेरिएबल है ये, इसको कहते हैं कनेक्शन वेरिएबल। अब जब आप ये पढ़ोगे ना हाफिज़ साहब, तो आपको जावा वाली बात याद आती रहेगी। ठीक है, वो जो JD हाँ जी, उधर भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। जिस जगह भी कनेक्ट करोगे ना डेटाबेस को, विजुअल बेसिक में, C# में, जावा में, आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर कौन की जगह कोई लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, माई कनेक्शन लिख दें, ये वेरिएबल का नाम है, सिंपल। ठीक हो गया। ये क्लास है, इसका नाम नहीं चेंज हो सकता। ये कमांड है बाकायदा उसकी, जिस तरह हमारे पास इको की कमांड है, MySQL i_connect। ये PHP की वो कमांड है जो आपके कौन के अंदर जो है ना वो पैरामीटर को सेट करेगी। इसके अंदर जो हमारे पास ये देखें जी 3 से 4 पैरामीटर हैं अब हमारे पास। नंबर 1 है लोकल होस्ट। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा जब आप इसको चलाओगे अपने लोकल होस्ट के ऊपर। आगे समझ बात? ठीक है जी।
ये लोकल होस्ट, अगर आप इसको अपने PHP डिज़ाइनर में चला रहे हो तो वहाँ भी आपने लोकल होस्ट लिखना है, क्योंकि वो लोकल होस्ट एक्सेस कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है ये यूज़र नेम है। हर डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते उस वक्त जब तक आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होता। हैकर ये यूज़र नेम और पासवर्ड ही तो क्रिएट करते हैं, यानी हैक करते हैं। समझ आ रही? अब ये एक सिंबल है ना, ये देखें ना आप, इसमें GICSMD ED_HUQ ये हो गया यूज़र नेम, यानी इसकी तरतीब को समझें, ये उसका पासवर्ड है। अब इतना मुश्किल पासवर्ड रखा है तो इसने एक्सेप्ट किया है। मैं जब आसान पासवर्ड लिख रहा था ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। समझ आ रही है? यानी इस cPanel वाले ने ये जो होस्टिंग सर्विसेज है ना, इस होस्टिंग सर्विसेज ने जो पासवर्ड रखने का क्राइटेरिया बनाया है उसमें इतना मुश्किल रखा है तो एक्सेप्ट हुआ है, वरना होना ही नहीं था एक्सेप्ट। यानी मैंने सिंपल लिखा पाक 1 2 3 4, उसने कहा ये नहीं मैंने लेना, इसको और मुश्किल करो। आता ही है ना कि 7 कैरेक्टर का हो, 8 का हो, इसी तरह मुश्किल का भी था। तो ये मैंने एक पासवर्ड रखा, इससे और उससे कोई गरज नहीं है। जब आप अपने लोकल होस्ट पे चलाओगे तो इतना मुश्किल यूज़र नेम और पासवर्ड आपको रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपल एक वर्ड का भी रख सकते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई? ये वो लाइनें हैं जो एक दफ़ा आपने लिखनी है, सारी ज़िंदगी ऐसी चलती रहनी है। ठीक है, ये पासवर्ड आ गया। हाँ जी, हाँ जी, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, यूज़र भी नए क्रिएट कर सकते हैं। एक डेटाबेस जब आपकी चल रही होती है ना, आप उसके लिए जितने मर्जी यूज़र वगैरह क्रिएट कर लो, उसका कोई मसला, उसी डेटाबेस के लिए क्रिएट होंगे, उसके अंदर नहीं, उस डेटाबेस के लिए, जैसे विंडो के हम यूज़र क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए। अच्छा, ये उस डेटाबेस का नाम है। 4 पैरामीटर हैं आपकी इस कमांड के, MySQLi_connect और लोकल होस्ट, GIC, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। हाँ जी आदिल साहब, ये आइए, ये आपका .con जो है ना वो बन गया। ओके, बल्कि चल गया, ये बन नहीं गया, बल्कि ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अगर लोकल होस्ट पे ये यूज़र नेम भी होगा, ये पासवर्ड भी होगा और ये डेटाबेस भी कनेक्ट होगी तो आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी और होने के बाद ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। ट्रू या फॉल्स। अस्सलाम वालेकुम जी। MySQL connect_error नंबर, ये जो कुछ भी है ना, ये इसी फंक्शन का है, ये इस फंक्शन की क्लास है। एज इट इज़ मैसेज है, एज इट इज़, कि अगर कनेक्ट नहीं होती किसी भी वजह से, यूज़र नेम अगर आपका गलत है, अगर आपका वो पासवर्ड गलत है, या एरर नो क्या है? एरर नो नहीं है, एरर नंबर है ये। हाँ जी, मतलब ये ना, ये जो हम फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे, ये तो ऊपर आ गया। ये जो फंक्शन, ये पूरी एक क्लास होती है और एक क्लास में कितने ही फंक्शन होते हैं। समझ आ गया? जब ये स्टेटमेंट चलेगी, गौर से सुने आप, जब ये स्टेटमेंट चलेगी, चलने के बाद ये अपने जितने भी वेरिएबल होंगे ना इस क्लास के, उन तमाम की वैल्यूज़ को सेट करेगी। ये एरर नंबर इसकी अपनी एक फंक्शन है, जिसमें उस सूरत में डाटा जाएगा जब आपकी MySQL सक्सेसफुली नहीं एग्जीक्यूट हो। ये यानी सुपर ग्लोब्स है। हाँ जी, वही है ना ग्लोबल वेरिएबल? नहीं ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। ये जो MySQL स्टेट है ना, इस क्लास का ये एक मेंबर फंक्शन है, ये एरर नहीं नंबर। सर, वो मुझे समझ आ गई। हाँ जी, अब वो सिर्फ एक ये चेक है, एक इस कोड का इस पूरे की सेहत पे कोई असर नहीं है, याद रखिए। ये नहीं भी होगा काम आपका करेगा। इसका सिर्फ एक फंक्शन है कि ये एक एरर चेकिंग है। आप चला रहे हैं, आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं चल पता ही रहा। नहीं चल रहा। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चलाया, ये ऊपर वाले की बताएगा, ये 4 सूरत में चलेगा। अगर उन चारों में से कोई चीज़ भी गलत हो, आपने लोकल होस्ट के स्पेलिंग गलत लिख दिए, आपने यूज़र नेम गलत लिख दिया, पासवर्ड गलत लिख दिया, या आपने डेटाबेस का नाम ही गलत लिख दिया, अगर फिर क्या होगा? फिर वो कनेक्ट करेगा ही नहीं। डेटाबेस कनेक्ट होगी नहीं होगी ना, तो एरर नंबर जो है ये ट्रू हो जाएगा। एरर नंबर में क्या वैल्यू आ जाएगी? ट्रू। तो उसने यही कहा है इफ़ दिस। इफ़ दिस का मतलब क्या है? इस सारे का जवाब यानी यहाँ तक इफ़ ट्रू, इसका मतलब है ट्रू।
मैं वी यू यहाँ आ जाओ। हाँ जी, अच्छा जी, क्लियर है। और एक बात सर, अगर ये हमने ये मैसेज करवाना कि ये सारी एक्यूरेट है और ये कनेक्ट हो गया है, एल्स के आगे वो लिख दो। क्या है ये देखो ना, ये इफ़ अगर नहीं होगी तो ये चलेगा, वो बात समझ रहा हूँ ये एल्स लिखोगे। सर, वो बात ठीक है, मैं ये कह रहा था उसका कोई फंक्शन है जैसे error नहीं नहीं यार, उसके ट्रू होने पे ये है, अगर वो मैं बात समझ गया हूँ आपकी। सुनो ना मेरी बात, एरर नंबर ने ट्रू उस वक्त होना है जब कनेक्ट नहीं होना, नहीं होना तो ये फॉल्स कब होगा? जब कनेक्ट होगा। तो फिर नहीं उसका अलहदा से फंक्शन नहीं है। अगर ना जगह ते इको दा फंक्शन चल रहा है लेकिन वो कनेक्ट हो जाए ये इस फंक्शन में यूज किया जाता है इसकी इको मैसेज इसके जब देखो में नॉट लगा देते हैं। नाट भी लग सकता है, और इसकी फॉल्स में चले जाओ ना। नहीं यानी कि वो कह रहे थे यानी जो एल्स में नहीं जाना। हाँ, एल्स में नहीं जाना, तो फिर ये देखो ये एल्स आ गया ना, कनेक्टेड। ये लो, ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है, ये मैसेज आ गया। कौन सा? नहीं नहीं, ब्रैकेट में कहाँ, करली ब्रेसेस में उसने लगा दिया है, वो वही सी वाला सिंटैक्स है ना, कि अगर एक स्टेटमेंट हो तो आप करली ब्रेसेस में नहीं भी लगा सकते सी में। अगर एक हो ना इफ़ के बाद, तो आपको ज़रूरी नहीं है करली लगाना, अगर दो हो तो फिर करली लगाना ज़रूरी हो। जो मैंने उसके बगैर लगा दिया हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया ये। लो जी, आप देखें, ये आपकी एसक्यूएल की कमांड है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल में ये कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, ये तो सी का सिंपल कंसेप्ट है ना, कि इफ़ के बाद आप जिन स्टेटमेंट्स को चलाना चाहते हो, अगर तो वो एक स्टेटमेंट हो तो आप करली को ना भी यूज़ करो तो एक चल जाती है ना। बोलो सी में अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको करली लगाना ज़रूरी होती है। उसने एक है ना, उसने ये करली क्यों लगाई है? उसने इसलिए लगाई है कि आप कुछ और भी लिखोगे तो इसके अंदर ही लिखते जाओ। आप इसके इर्द गिर्द लगा दोगे तब भी इसमें कोई, हाँ जी, नहीं, ये सी उसका कोड है, ये W3 स्कूल का कोड है, डेटाबेस कनेक्ट। नहीं, ये उसी की एग्जांपल है, कोड एग्जांपल वही है। ये क्लियर हो गया? हाँ, चेंज करे तो उसको, इस कोड को समझना है जितना भी, ये सारी लाइन फोकस लाइन है। इंसर्ट इनटू फाइल टेबल FID FPath वैल्यूज़ दिस वन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें हमने मेथड यूज़ किया था उसका हाँ जी, पोस्ट का मेथड था ना। वो फाइल हमारी किधर गई? ये देखिए, हमने इसमें पोस्ट का मेथड यूज़ किया, ठीक है। इसको समझ लें आप ज़रा। ये पूरा फॉर्म जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो पोस्ट के नाम की एक एरे क्रिएट हो जाएगी। एरे का कंसेप्ट है ना, और ये जितने इसके कंट्रोल हैं, इन तमाम की वैल्यूज़ उस एरे में जाके फिट हो जाएंगी। इसका पहला कंट्रोल क्या है? ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। दूसरा कंट्रोल है ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि सबमिट भी है। इस इनपुट का नाम क्या रखा है मैंने? FID। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम रखते हैं। अब ये है इनपुट, और इस फील्ड का नाम क्या है? FID। चलेगा कि नहीं? चलेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, होगा क्या कि आपके सामने एक 2 डायमेंशनल एरे जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है।
हाँ जी, जैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है एक 2 डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट हो जाए और उस एरे का नाम क्या होगा, पोस्ट। ठीक हो, अब एरे मैनिपुलेशन आती है कि नहीं आती, एरे में से डाटा को लेना या रखना, ये तो आता है ना, हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा है। ठीक हो, अच्छा, 2 तरीके हैं पोस्ट की एरे में से वैल्यू निकालने। अब ये वैल्यू जब हमने सबमिट की तो कहाँ चली गई, पोस्ट के पास। फाइल अप डॉट जो PHP है उसको वैल्यू किससे मिलनी है, पोस्ट की एरे से मिलनी है, पोस्ट की एरे से। अब उसके पास वही वो पुराना तरीका, या तो वो ले ले पोस्ट ऑफ 0, पोस्ट ऑफ 1 इंडेक्स करके। ठीक है, एक तरीका तो यही है, ये ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि आपका इंडेक्स जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है। इसका तरीका ये है कि आप जब भी इनपुट का कंट्रोल लगाओ ना तो उसका कोई नाम रख दो। ठीक है, उसके आगे आप एक नेम FID, नेम FPath, आगे समझ पा रहे, ठीक। अच्छा, अब ये जब एरे जाके फिल होगी ना तो यहाँ लिख देगा वो, नेम के नीचे लिख देगा वो, यानी ये देखो यहाँ लिखेगा वो FID और यहाँ पर जो भी आपने वैल्यू लिखी होगी वो लिख देगा। मसलन आपने इसमें लिख दिया 102, ठीक है, यहाँ आके वो लिखेगा FPath और यहाँ जो भी आपने वैल्यू लिखी होगी वो लिख देगा। ओके जी, ये एरे इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। हाँ जी, या ठीक हो गया। अब ये एरे PHP की फ़ाइल के पास है जिसमें से उसने वैल्यू को निकालना है और डेटाबेस में जाके डाटा को लिख देना है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है, अब ज़रा देखो कि डेटाबेस में डाटा लिखने की कमांड क्या है। उस कमांड को कहते हैं इंसर्ट इनटू। ये कमांड है डेटाबेस के अंदर डाटा को लिखने की, बड़ी आसान कमांड है। आपने DBMS पढ़ ली है? आपने भी पढ़ ली। उसने सिलेक्ट के बाद इंसर्ट क्वेरी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? ये वो क्वेरी है, ये वो इंसर्ट की क्वेरी है, याद करो अगर सिंटैक्स याद है तो। ठीक है, सिंपल है जी। इंसर्ट का लफ्ज़ लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, आगे टेबल का नाम लिखेंगे। ये टेबल नेम से पता है क्या है, डेटाबेस जो होती है ना ये एक बड़ा कंटेनर है, उसमें जो डाटा स्टोर होता है ना वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे डेटाबेस को हम एक रूम की शक्ल दे देते हैं, सर जो भी हमने डाटा दे उसमें डालना है वो अलग टेबल, हर एक में अलग टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे और उस टेबल के फील्ड होंगे, उस टेबल ये इसी तरह ही फील्ड होंगे। अगर ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ हम SQL ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, हाँ जी, ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेल की डेटाबेस जी है ना वो वेब से कनेक्ट नहीं होएगी। हाँ जी, एक्सेल की तो नहीं होगी। आपने जब इसको प्रैक्टिकल करना है तो आपने PHP एडमिन में जाके MySQL में बनानी है। अगर आप चाहते हो कि मैं ओरेकल के लिए लिखूं तो फिर आप ओरेकल का कोड लिखोगे यहाँ। इंसर्ट इनटू उसकी भी यही है। बात सुनो ना, एक्सेल के साथ PHP नहीं ना कनेक्ट होती। फाइल हैंडलिंग में आ सकता है। एक्सेल को आप प्रोसेस करो जिसको मर्ज़ी करो, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, एक्सेल को उठाया भी जा सकता है। SQL एक्सेल में SQL नहीं है, एक्सेस में है, उसमें SQL नहीं है ना, उसमें लिस्ट होती है। जो एक्सेल में डाटाबेस है ना उसका नाम है लिस्ट, उसको डाटाबेस बोलते ही नहीं वो। एक्सेल में अगर आप चाहते हो कि हम डाटाबेस बनाएं तो कहते हैं कि लिस्ट क्रिएट करनी है, मैं उसका नाम ही लिस्ट है। मज़ेदार है ना, वो है भी ज़रूरत। कोई दुनिया का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसमें SQL ना वो तो होनी ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है आपके लिए। आप समझते थे कि PHP है, नहीं। PHP ने जब डाटाबेस से कनेक्ट होना ना, एक छोटी सी लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड SQL लैंग्वेज। उसमें 5-6 कमांडें, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट, आल्टर, बस। वही जिनको हम क्यूरीज कहते हैं ना, बेसिकली वो हमने उसको ऐसे पढ़ा कि ये क्यूरीज हैं, लेकिन असल में ये SQL स्टेटमेंट्स हैं। अब ये SQL की पहली स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू। इसका सिंटैक्स समझें क्या है। इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, आगे उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल में डाटा फीड करना चाहते हैं। अब टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, रोज एंड कॉलम। रो हमने ऐड करनी है, कॉलम उसके पहले से मौजूद है। ठीक है ना, तो हम उसको बताएंगे भाई
इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, ये एक मिनट जो कॉलम वैल्यूज़ हमने उसमें दे दी। हमने लिखा सिर्फ 1 मिनट, ये देखो अब इसको ज़रा समझना है, ये सबसे अहम है। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, बड़ी छोटी का कोई नहीं है, ठीक है जी। इंसर्ट इनटू टेबल 1 वैल्यूज़, मैंने लिखा जनाब 1 2, ठीक है जी, HABIB, ठीक है जी, 42 कॉमा MSCS, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है जी। हाँ जी, आप पूछो। मैंने पूछा है, जो आपने कहा कि रो हमने खुद इंसर्ट करनी ये रो इंसर्ट ऐड हो गई इसमें। रो हाँ। तो कॉलम पहले से होंगे। हाँ जी, कॉलम हमारी मतलूबा मकदार के आगे होंगे या अब बताओ, ये देखो ना, अब उसी का जवाब है, इसलिए मैंने कहा। अब देखो ये मैंने क्या लिखा जी, इंसर्ट इनटू टेबल 1, टेबल 1 टेबल का नाम है, 4 वैल्यूज़ मैंने उसको दी हैं, ठीक है ना जी। ये पहले 4 कालमों में जाके ऐड कर देगा, लेफ़्ट से शुरू करेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर आपको पता है कि मेरे पास ये 4 ही कालम है इसके, देखो ना, फिर वही आ गई ना आसानी और मुश्किल। जिस तरह मैंने कहा इंडेक्स से भी ले सकते हैं, और अगर नाम से देंगे तो कोड और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, आपका कोड बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या लिखा, टेबल 1 के अंदर जाके एक रो ऐड कर दो, वो पहले फील्ड में 12 लिख देगा, दूसरे में हबीब, तीसरे में 452, चौथे में MSCS। इसमें मैंने, आप देखो, 2 किस्म की एंट्रीज़ लिखी हैं। कुछ को मैंने डबल कॉमा में लिखा है, जिसको जो डबल कॉमा में है वो टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, और जो बगैर उसके है वो नंबर है। आगे क्लियर? अच्छा, इसका दूसरा सिंटैक्स ये है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और टेबल 1, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ जी, के रोल नंबर, नेम, ठीक है जी, एड्रेस, कोर्स, और आगे फिर मैं वो वैल्यूज़ वाला वही पोर्शन बना दूँ। हाँ जी, आगे समझ बात। अब इसका क्या मतलब है, पहली वैल्यू को रो नंबर के फील्ड में ऐड करो, दूसरी वैल्यू को नेम वाले फील्ड में ऐड करो, तीसरी को एड्रेस वाले में, चौथे को कोर्स वाले। आगे समझ, यानी ये उस वक्त है जब आपके पास फील्ड 15 हैं, आपने 10 के आगे लिखना है, 5 को खाली छोड़ना है, तो फिर आपको प्रिसाइसली उनके नाम फील्ड के देने पड़ेंगे और आगे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। अगर आप ऊपर वाली कमांड में 10 वैल्यूज़ लिख दी, 15 फील्ड है, तो पहले 10 में चला जाएगा, आखिरी 5 जो है वो खाली रह जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी वैल्यू सारी लिखनी है, वो वाली, ये सारा एज इट इज़ इसमें आएगा, ठीक है, ये सारा एज इट इज़ आएगा। अब ये 4 ही कॉलम दिए हैं, 4 ही वैल्यूज़ दे दी। अगर आप 3 वैल्यूज़ 4 कॉलम देंगे, ये एरर है। अगर आप 4 कॉलम 3 वैल्यूज़ देंगे तब भी एरर है, ये SQL की एरर है बाकायदा। मतलब अगर आपने यहाँ कॉलम 4 दे दिए, वैल्यूज़ 3 दे दी, तब भी एरर, पहली एरर। अगर आपने यहाँ 3 दे दी, यहाँ 5 दे दिए, तब भी एरर। और अगर आपने इनकी तरतीब को और इनकी तरतीब को इंटरचेंज कर दिया, तब भी एरर। मसलन ये जो नेम है, नेम में आपने ये दिया हुआ, ये क्या है, टेक्स्ट है, गलती से आपने यहाँ पे 15 लिख दिया, ये वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो टाइप उसकी और है और इसकी टाइप जो है वो और है, ये भी टाइप मिसमैच, ये भी एरर होगी। नहीं, वो तो हमने जब बनाया हुआ है ना, हमने अभी टेबल नहीं बनाया ना, टेबल हम खुद बनाएंगे, डेटाबेस हम खुद बनाएंगे, समझ आ गई ना। डेटाबेस भी हम खुद बनाएंगे, टेबल भी हम खुद बनाएंगे, सारा नक्शा हमारे सामने होगा, ये हमारा टेबल है, ये हम वैल्यू जो है वो उसमें रखना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इतनी टैब जो आपके सामने खुली हुई हैं, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है ना। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन हाँ जी, पूछें सर, इसको। और हमने कब ऐसा कभी हो सकता है कि हम वैल्यू हमारे ज़्यादा हों और उसके जो कॉलम है वो कम, वैल्यूज़ ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कभी। देखो, आपने डाटाबेस के अंदर डाटा डालना है, डाटाबेस में आपके 10 टेबल हैं, 10 से कम तो हो सकती हैं कि आप 2 सेल खाली छोड़ना चाहते हो, 8 में लिखना चाहते हो, हैं? नहीं, अगर आपने, देखो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अब गौर से देखो। अब अगर आपके पास फील्ड 6 हैं भट्ट साहब, डाटा आपने 4 में डालना है, और आप दूसरे फील्ड को और 5वें को खाली छोड़ रहे हो, तो फिर कॉमा डाल के ऐसे करना पड़ेगा आपको, दूसरा खाली, और इधर 5वां खाली है, तो इधर आप 5वें के बाद ये डालोगे, वैल्यू 6 पूरी लिखोगे आप,
अब ये क्या होगा, पहले में जाएगी, दूसरा खाली, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में। अगर लास्ट बार अगर आप सिर्फ 4 लिखते तो पहले 4 में चले जाते, आखिरी 2 को वो खाली छोड़ दो, खुद ब खुद खाली। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने पहली वैल्यू को क्या समझना है, पहले सेल में, दूसरी को दूसरे में, तीसरी को तीसरे में, चौथे को। और अगर हम इनको डिलीट करना चाहें किन को? जो कॉलम में बाकी बचे तो डिलीट की कमांड हो, नहीं डिलीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर नहीं, नहीं। यार देखो, मैं यहाँ पे आके तो प्रोग्रामर का पता चलता है, यहीं पे आके तो प्रोग्रामिंग की पूरी लॉजिक क्लियर होती है। पहले डेटाबेस का डिज़ाइन बनता है, फिर उसके लिए ये सारा कुछ लिखा जाता है। समझ आ गई ना? आपने कोई भी वेबसाइट अगर बनानी है ना, उस वेबसाइट में आप डेटाबेस में डाटा को स्टोर करना चाहते हो, सबसे पहले आप उस डेटाबेस को डिज़ाइन करोगे। उस डेटाबेस में मेरे कितने टेबल होंगे, उन टेबल में आपस में रिलेशनशिप क्या, यानी पूरी डेटाबेस की समझ होनी चाहिए आपको कि व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट आर, पूरी CDBMS जो आपने CS 403 पढ़ी है, उसकी पूरी लॉजिक आपके जहन में होनी चाहिए। पहले डेटाबेस बनता है, फिर उसके लिए PHP या MySQL या C# लिखा जाता है। कौन से CS 403। और आम हालात में सुन लो, आम हालात में किसी भी प्रोग्रामिंग फर्म में आप जाओगे ना, तो डेटाबेस डिज़ाइनर और होता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर और होता है। जो PHP का कोडर होता है ना, उसे बताया जाता है कि भाई टेबल का नाम ये है, इतने फील्ड हैं, इस तरह एंट्री डालनी है। वो पूरी डेटाबेस का नॉलेज उसको दिया जाता है, समझ आ रही है? फिर वो PHP के लिए कोड लिखता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम तो डिज़ाइनर भी हैं डेटाबेस के प्रोग्रामर भी हैं, डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, PHP के कोड राइटर भी हैं और फ्रंट एंड लिखने वाले भी। आजकल सिस्टम चल रहा है कि किसी का नंबर पे जाता हो, किसी मैसेज का क्लिक करता है, पूरा रिजल्ट आता है। हाँ जी, ये लिंक तो वेबसाइट नहीं होता, हाँ जी। ये वेबसाइट और PHP देखो, आपकी जो डेटाबेस है ना, ये है आपका डाटा होल्ड करने वाला बर्तन, जिसके जितने मर्ज़ी इंटरफेस लिख लो, चाहे वेब पे चढ़ा दो, चाहे डेस्कटॉप पे चढ़ा दो, चाहे मोबाइल के लिए लिख दो, डेटाबेस यही है। ये कनेक्ट हो जाती है मोबाइल से। मोबाइल से भी कनेक्ट, मोबाइल से थोड़ी कनेक्ट होनी है, उसके पीछे PHP का स्क्रिप्ट ही चलना है। तो PHP नहीं, जब मैसेज मोबाइल पे नहीं, सर्वर पे चलता है। से आप मैसेज भेजते आप मैसेज भेजते हो ना, तो वो एक कंप्यूटर में जाता है, उस कंप्यूटर के आगे पूरी वेब एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जो उसको एग्जीक्यूट करके उसके रिज़ल्ट को निकाल के दोबारा मोबाइल के रिज़ल्ट में तब्दील करके आपको SMS करती है। सारा कुछ उधर, नहीं बंदा नहीं होता, जनरेटर। यार देखो, जब आपके पास एक एप्लीकेशन बन जाए, आप ज़रा गौर से सुनो। अभी कल परसों ही मेरे जहन में वो एग्ज़ाम्पल आई थी, नहीं एग्ज़ाम्पल नहीं आई थी, कि वेबसाइट पहले बनती है, उसका मोबाइल इंटरफेस हमेशा बाद में बनता है। पहले एक वेबसाइट बन गई, चल गई, अब वो उस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करते हैं कि ये मोबाइल्स पे भी चले, फिर वो मोबाइल के लिए उसका डिज़ाइन बनाते हैं। जब मोबाइल पे के लिए डिज़ाइन बन गया, फिर वो इस तरह की इंटरेक्टिविटी भी उसके अंदर जो है ना वो क्रिएट करते हैं। समझ आ रही है ना? यानी हम जब रिज़ल्ट देखते हैं तो क्या करते हैं, एक फॉर्म खुलता है, उसमें रोल नंबर लिखते हैं। आगे समझ बात के नहीं, वो जो हम रोल नंबर लिखते नहीं, उस लिखने के अमल को मोबाइल से करवा लिया जाता है। तो पीछे अगर वो अलहदा से लिखने पड़ जाएँ तो उनको सारी एप्लीकेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी। इस मसले का क्या हल है? इस मसले का हल क्या है कि हम उस मोबाइल की क्वेरी के लिए सारा कोड दोबारा लिखें? नहीं ना। जहाँ तक वो रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर में एंटर होता है, उससे आगे तो काम कर रहा है ना, उस रोल नंबर के ऊपर एक ऐप बना दो। समझ आ रही है? वो ऐप क्या करे, वो मोबाइल से डाटा ले, उसको इस वेब पेज के लिए बनाए और इस वेब पेज को दे दे। पोस्ट वाला मेथड होगा। समझ आ गई? पोस्ट गेट करना चलेगा, नहीं तो बहुत आगे काफ़ी डेटाबेस के साथ हमारा मकसद है कि हमने कनेक्ट होना है। ये इंसर्ट इनटू को समझें, इसके दो ही सिंटैक्स हैं। एक सिंटैक्स बग़ैर नेम के है, फील्ड के नाम आप मेंशन ना करें, वैल्यूज़ को मेंशन कर दें, वैल्यूज़ ऐड हो जाएं। लेकिन रिकमेंडेड, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो यही है कि मैं बग़ैर फील्ड के कभी नहीं एंटर करता।
उसमें होता तो ये है कि आपको फील्ड का नाम लिखने पड़ते हैं सारे के, और ये कम्प्लेक्स उस वक्त हो जाता है जब आपके फील्ड नेम 15-16 हो जाएं। तो ये स्टेटमेंट आप देखो, अभी देखो ये 4 हैं तो ये कितनी बड़ी हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक मेरी एप्लीकेशन के लिए जो है ना वो स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये देखें, ये मैंने एक लिखी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ से इंसर्ट शुरू हुआ है और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। समझ आ रही है ना? इस वजह से यानी ये देखो, गौर से देखो, यहाँ से इंसर्ट शुरू हुआ और ये स्टेटमेंट कहाँ आके ख़त्म हुई है, यहाँ। यानी 3 लाइनों में स्टेटमेंट है। सम टाइम प्रोग्रामर जो है ना वो इस लेबर से बचने के लिए जो है ना वो डायरेक्ट वैल्यू डाल देता है। मैंने देखिए क्या लिखा, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू क्वेश्चंस और उसके बाद सारे फील्ड्स के नाम लिखे। जिस तरतीब में लिखूंगा उसी तरतीब में वैल्यूज़ उठाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर है ना, तो इसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली। अब आप देखो कितनी मुमासलत है इसमें। इधर मेरा चैप्टर है तो इधर से मेरा वैल्यू में क्या है, चैप्टर। ये मैंने पोस्ट में से चैप्टर वाली वैल्यू को उठा लिया, क्यों, समझे? इधर से मेरा क्या है, सब्जेक्ट, तो मैंने पोस्ट में से किसको उठाया, इधर मैंने क्लास में एंटर किया तो इधर से मेरा, समझ आ रही है ना? देख रहे हो ना, इधर में ऑप्शन ए है तो इधर मेरे इसका नाम क्या है, ऑप्ट बी है। ऑप्शन ए ऊपर है, ये देखो ना, ऑप्शन ए ऊपर आ गया तो यहाँ से भी यानी जो मैंने HTML फाइल के अंदर अपने फील्ड के नाम रखे हैं वो इनपुट के, समझ आ रही है ना, वही नाम मैंने टेबल में जाके कॉलम्स के रखे, ठीक है ना, तो वो मुझे लिखना आसान हो गया। उसी नामों से मैंने पोस्ट में से वैल्यू को लिया। ये एक लंबी एग्जांपल है, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ। अगर मैं इस सारे डाटे को यहाँ से डिलीट भी कर देता तो डाटा फिर भी एग्जैक्टली वहाँ जाना है जहाँ मैंने उसको बताया। हाँ जी, नेम, ये एरे की समझ आ गई, इंसर्ट की समझ आ गई। अब इंसर्ट में ये है, अब इंसर्ट को देखो कि अब हमारी इंसर्ट क्या है। हमारी इंसर्ट क्या है, हमारी इंसर्ट ये है, इंसर्ट इनटू है, ठीक है, टेबल का नाम भी 1 है, ठीक है। आगे हमने कितने फील्ड ऐड करने हैं, 2। पहले फील्ड का नाम मैंने डेटाबेस में रखा है FID, दूसरे का नाम मैंने रखा है FPath, वही नाम रखे हैं मैंने सेम टेक्निक के ऊपर, ठीक है। आगे मैंने लिखा वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में जो मैंने लिखना है ना वो मैं डबल कोटेशन में नहीं लिख सकता। वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लेनी है, एरे से। फील्ड भूल जाओ आप, PHP ने किससे लेनी है, इस एरे से लेनी है। ये जो एरे है पोस्ट के नाम, वो जो अब वो यहाँ पे कोड लिखेगा $, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, ब्रैकेट और FID ब्रैकेट बंद, ठीक है, कॉमा, दूसरी वैल्यू वो कहाँ से लेगा, $, ठीक है जी, रिकॉर्डेड है ये, $_ पोस्ट, और उसके बाद ये वाला और FPAT पाथ, ओके जी। एक मिनट ज़रा सब्र करें आप, ये लिखना, अभी भी ये सिंटैक्स पूरा नहीं है, याद रखिएगा ये सिंटैक्स पूरा नहीं है अभी। अब हमने अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो PHP में इस तरह उठानी है, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यूज़ पोस्ट की एरे में पड़ी हुई है, ओके जी। अब सुनो, पोस्ट की एरे में से वैल्यू उठाने का जो सिंटैक्स है वो PHP का लगना है। एरे में से सिंटैक्स क्या है, एरे का नाम आगे बड़ी ब्रैकेट में इंडेक्स, आदल फिर भूल जाना है आपने यार, नहीं यार, एरे का नाम तो पोस्ट है। ये देखो, ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, हाँ हाँ, नहीं सुनो ना मेरी बात, पोस्ट जो मेथड है ना, मैंने क्या बताया, पोस्ट जो मेथड है ये काम क्या करता है, मेथड तो है, करता क्या है ये नहीं पूछना,
ये मैं अरे लेगा नहीं। पोस्ट का मेथड क्या करता है कि जब भी आप सबमिट पर क्लिक करोगे ये एक पोस्ट के नाम की एरे क्रिएट कर देगा और जितने इनपुट वैल्यूज़ हैं वो सारी उस एरे में इस तरह करके लिख देगा। हाँ जी, नहीं मेथड ही दो हैं, मेथड हैं ही दो, ये ग्लोबल वेरिएबल हमने लिखना ही ये है। एक गेट है जब लेनी है वैल्यू वहाँ से, ये दो ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने बताया था ना कि आपने कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट लिखा जाएगा, यही तो ब्यूटी है इसकी कि एक ही कोड लिखना है और हर वेबसाइट में वही कोड आपका चलते रहना है। जब आपने दूसरी वेबसाइट बनानी उसमें भी वही चलेगा। मतलब वेरिएबलों के नाम और कॉलमों के नाम तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, समझ आ रही है ना, क्योंकि एरे वहाँ पे पोस्ट की गेट की पोस्ट की गेट की एक ही इंटरफेस है। क्या जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो उस वक्त आपके सामने ये एरे क्रिएट हो गए। ओके, अब एसक्यूएल के अंदर वैल्यूज़ के आगे आपने यहाँ से वैल्यू उठानी है और वो तरीका बिल्कुल सेम है। अब आप पूछो वो कह रहे थे बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, हाँ जी वो आएंगे, वो क्यों नहीं डाले? वो मैंने अभी बताया ना कि इसका सिंटैक्स मैंने पूरा नहीं लिखा अभी, अच्छा ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि हमने देखो यहाँ वैल्यूज़ हम इस तरह देते थे, अब यहाँ वैल्यूज़ हमने इस तरह से देनी है। ठीक हो गया। आगे समझ बात। अब इसको ज़रा ध्यान से समझो ना कि हमने एक वैल्यू उठानी है पोस्ट के FID से और एक वैल्यू हमने उठानी है पोस्ट के F पाथ से। क्रिटिकल काम चल रहा है। हाँ जी आप साहब आई समझ के नहीं? मैं सिर्फ 2 फील्ड रखे इससे लिख टेबल ले कि कंफ्यूज ना हो जाए। सिर्फ 2 फील्ड, एक भी नहीं रखे, 3 भी नहीं रखे है या समझ। अब देखो ये वही ऊपर वाली स्टेटमेंट है, गौर से देख लें। इंसर्ट इनटू है, टेबल 1 है, ये 2 फील्ड मैंने अपने 2 फील्ड बता दिए जो मेरे टेबल में है, FID और F पाथ। ये वैल्यूज़ हैं क्यों, और ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लेनी है? इस PHP के कोड में मैंने पोस्ट से लेनी है। ये मैंने पोस्ट का कोड लिख दिया, $पोस्ट। आमतौर पर एरे के वैल्यू को हम इंडेक्स के ज़रिए हासिल करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में और PHP में हमें एरे जो है वो इंडेक्स की बजाय नेम भी प्रोवाइड करती है। आप सब समझ आई इस बात? नहीं इंडेक्स तो होता ही होता है, ये तो पक्की बात है। आपने हर लैंग्वेज में ये पढ़ा, एरे बनाते हैं तो उसका 0 1 2 3 इंडेक्स बन जाता है, बन गया ना। ये तो पक्की बन, यानी इसको मैं 2 तरीक़ों से ले सकता था। कैसे भला? मैं लिख सकता था 0 और यहाँ लिख देता मैं 1। ओके, क्या मतलब है? पोस्ट की एरे का 0 वाला एलिमेंट और पहले वाला एलिमेंट आ गया ना, क्लियर हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट और हमारे पास जो PHP है ये हमें फैसिलिटी क्या देती है कि आप जब एरे क्रिएट करते हो ना तो आप एरे का नाम भी दे सकते हो साथ। ये वैल्यू है, ये इसका 0 इंडेक्स है और इसका नेम क्या है? FID। समझ आ गई ना? तो आप करली ब्रैकेट में ये जो ब्रेस है आपकी, इसमें चाहे आप 0 लिखो वो इंडेक्स से उठा लेगा, या आप FID लिख दो। कब? जब आपने इनपुट में नेम का फील्ड डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर आपने नेम का फील्ड वहाँ डिफ़ाइन नहीं किया फिर नहीं उठा सकते। इमरान समझ आई है ना? अगर आपने अपने, और यही टेक्निक है, यही रखनी है आपने, स्टैंडर्ड कोड वे रखना है आपने। हर का आपने नेम रखना है, उस नेम से ही आपने इसको जो है ना वो एक्सेस करना है। नहीं यार, नेम ही रखना है। नेम इक्वल आगे एट्रीब्यूट नहीं है इनपुट का नेम प्रोग्रामिंग में। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब इसको लिखने का जो इंडेक्स है ना वो ये तो सिर्फ समझाने की खातिर था। ओके, अच्छा अब आप ज़रा देखो हम वैल्यूज़ में कैसे देते हैं वैल्यू। आप साहब या इन्वर्टेड कॉमास में, और या अगर नंबर है तो हम देंगे उसको खाली, अगर वरना हम देंगे इन्वर्टेड। ये दोनों जो है ना ये फ़र्ज़ करो टेक्स्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये इस तरह देने पड़ेंगे। क्यों नहीं? दोनों टेक्स्ट है ना। ओके ठीक है, सही कह रहे। अगर हम इस तरह लिखेंगे ये चलेगी नहीं, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा में आ गई ना। इन्वर्टेड कॉमा में तो स्ट्रिंग बन जाती है, लेकिन हमें तो ये फॉर्मेट चाहिए ना इंसर्ट के लिए।
हमें इंसर्ट के लिए ये फॉर्मेट चाहिए ना, चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की अच्छी खासी जो है ना वो कम्प्लेक्स सी लॉजिक है जिसको समझना पड़ेगा कि हमने इनको किस तरह से बनाना है। फिर दूसरी बात सुनो, जब आप नेम से चलाते हो ना तो उस वक़्त नेम जो है ना आपका ये सिंगल कॉमे में लिखा जाता है। ये PHP का सिंटैक्स है नेम के ज़रिए एरे हासिल करने का। जी सर। हाँ, एक घंटे बाद मैं कह रहा हूँ इतने या उतने हैं। अच्छा जी, क्लियर हो गया। यस सर। अब ये देखो हमने इसको भी फॉलो करना है, और अगर आप ये लिख दोगे ना भट्ट साहब तो फिर तो ये गलत हो गया सर। उसने ये सारा उठा के वैल्यू में लिख देना है, $, अंडरस्कोर, पोस्ट है, जो डबल कॉमा में मिला वो उसने डाल। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी अच्छी खासी कम्प्लेक्स लॉजिक है। और दूसरी चीज़ समझ में आ गई ना, इंडेक्स को लिखना हो तो 0 1 लिखेंगे, लेकिन अगर नेम लिखना हो तो उसको हाफ साफ सिंगल कॉमास में लिखेंगे, ठीक है ना। वो तो आना ही आना है, वो तो PHP नहीं, बार वाले को भी भूल जाओ, पहले ये सिंटैक्स पढ़ो किसका है। ये PHP का सिंटैक्स है बजरिया नाम वैल्यू उठाने का, ठीक है। अगर इंडेक्स से उठाना है तो 0। सर वो तो है ना वैल्यू हम दे रहे हैं, नीचे तो हासिल नहीं कर रहे। नीचे हमने पोस्ट से लेके इंसर्ट को देनी है ना, पोस्ट से लेके। अच्छा, इसका ना एक और हल है बड़ा ज़बरदस्त बट साहब, वो सबसे आसान हल है। अब वो कोड की लेबर ज़रूर है, जो असल जो मुझे पसंद है इसका हल वो ये है, जब भी इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखो हमेशा हमेशा पोस्ट में से वैल्यूज़ उठा के वेरिएबल्स में डाल दो। $, ठीक है जी, PFID नाम मैंने बना दिया कि पोस्ट से लिया हुआ FID। ओके, यहाँ आओ $, अंडरस्कोर POST इक्वल टू कॉमा FID। आगे ये सारा कुछ बताना है। अब आपका वो पोस्ट ID से FID पोस्ट में से उठा के किस में आ गया, PFID में आ गया। कुछ नहीं होता, एक एक के लिए कोई ज़्यादा नहीं होती, ना घबराएं कि ये ज़्यादा हो जाएगी। इसका भी एक हल है, ठीक है ना। अगर आप सोचो तो इसका भी हम एक हल पर, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड वे है जो W3 स्कूल रिकमेंड करता है। कौन सा ये वाला? हाँ, W3 स्कूल ये कहता है कि वैल्यूज़ के अंदर पोस्ट को डायरेक्ट कभी भी यूज़ ना करो, ठीक है। उसकी वैल्यू वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके वेरिएबल नेम होने चाहिए। ये कोई कोड नहीं बढ़ेगा, ये इतना लंबा जो कोई इशू नहीं है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है ना PHP, कौन सा उसने इंटीजर बना के 4 बाइट को एलोकेट कर देना है या 2 बाइट को एलोकेट कर देना है, तो समझ आ रही है ना। यहाँ भी उसने वही करना है, ये डायनामिक एलोकेशन है, ये हमने खुद से डिक्लेयर कर दिया। ये वैल्यू कैसे बनेगी, ये क्या नहीं बनेगी, ये भी तो निकलेगी, एक वेरिएबल डायनामिकली जनरेट होगा, उसमें वैल्यू जाएगी, फिर ही आगे जाएगी ना। एरे में से आके वैल्यूज़ के लिए तो वैल्यू जानी है ना इंसर्ट के लिए। डेटाबेस पहले खुद क्रिएट करेंगे फिर उससे इंसर्ट करेंगे। डेटाबेस तो है ही है ना, वो इशू तो क्लियर है। सर मुझे कोई रिलैक्स कर लो तो मेरे पास आपको समझ है, मैं नहीं थका ना। एक्चुअली हम लोग इतना नहीं ले हाँ जी। PHP ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ID ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ। तो वो PHP एडमिन में नज़र आएगा ना, वेब पेज पे तो नज़र नहीं आएगा। वेब पेज में भी नजर आएगा जब आप उसे एक्सेस करेंगे। नहीं आएगा, PHP वेब पेज में नजर नहीं आएगी। PHP एडमिन की आउटपुट उत्थे नज़र नहीं आनी। अच्छा जी, ठीक है ना। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ तमाम वैल्यूज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है ना वो डिक्लेयर करा लो। मेरा ख्याल है कोड डिलीट हो गया यहाँ से। $FID इज़ इक्वल टू, और ਇਹ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है ना ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਲੈ ਲਓ, ठीक है। हाँ जी, आइए समझ आई।
तो यानी बजाय इसके कि आप जो है वो वैल्यूज़ के आगे जाके डॉलर साइन पोस्ट लिखो, उसकी बजाय जो है ना वो आपने जो जो वैल्यू उसमें डालनी है जो भी, ठीक है, उसको पहले आप उठा लो। आपने FID से वैल्यू पोस्ट की एरे में से उठाई, उसको FID के नाम के वेरिएबल में रख दिया, ठीक है। आपने F पाथ से उठाई, अब इसकी आसानी क्या है कि यहाँ आपको पोस्ट नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल आप लिखोगे FID कॉमा F पाथ और आपकी वैल्यू जो है ना वो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये अब आपने लिखी है सिर्फ SQL की स्टेटमेंट कि ये ऐसे करे। हाँ जी, समझ आ गई? ये सिर्फ स्टेटमेंट है जो SQL की लैंग्वेज में लिखी गई है। क्या लिखी गई? इंसर्ट इनटू फाइल टेबल FID F पाथ वैल्यूज़ 102 कॉमा आदल, ठीक है। यानी मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ बोल दी है ना जो हमने लिखी हुई है। अच्छा, अब इस क्वेरी ने एग्जीक्यूट होना है। जिस तरह वहाँ पे हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एग्जीक्यूट किसने किया? MySQL कनेक्ट ने, ठीक है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कमांड ये है MySQL i _query। इसके दो पैरामीटर हैं जो आपने लाजमी देने होते हैं। एक वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो ऊपर आपने दी है $कॉन, ठीक है, और कॉमा, और दूसरी वैल्यू जो है वो SQL इंसर्ट जो क्वेरी की स्टेटमेंट है वो आप ये वाली जो लाइन नहीं है, हाँ जी, इफ़ कुछ भूल जाएं, इफ़ को भूल जाएं, इसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। ये स्टेटमेंट आपकी जो है ना वो डेटाबेस में वैल्यू ऐड करेगी यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। MySQL i वो वही क्लास जो ऊपर हमने यूज़ की, जैसे MySQL i कनेक्ट है, कनेक्ट जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाता है, क्वेरी जो है वो क्वेरी को चलाता है, ठीक है जी। _query, इसके दो पैरामीटर हैं, कौन कौन से? वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यानी देखो ये स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू फाइल टेबल। हाँ जी आदिल साहब, इंसर्ट इनटू, इसमें मेंशन टेबल है या डेटाबेस भी मेंशन है? नहीं, इंसर्ट इनटू फाइल टेबल है, सिर्फ टेबल मेंशन है। नहीं, इंसर्ट इनटू वही वाला है ना सर, वो जो नीचे है। नहीं यार, तुम ये देखो कि SQL इंसर्ट की जो SQL की स्टेटमेंट है उसमें तो सिर्फ टेबल का नाम मेंशन है। हाँ जी, टेबल का ये नाम है, टेबल किस डेटाबेस में जाएगा? वो जब हम इस क्वेरी को चलाएंगे ना तो हमने उसे क्या कहा? $कॉन। कौन जब लिखा तो इसका मतलब है वो चला गया हमारी उस डेटाबेस, उस यूज़र नेम और उस पासवर्ड के, और उसके अंदर पड़े हुए फिर फाइल टेबल के अंदर जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होगी ना तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगी ट्रू। अगर ये क्वेरी उस डेटाबेस में जाके रन होगी तो इसका जवाब क्या होगा? ट्रू। चलने के बाद ट्रू का जवाब देगी। हमने इसको इफ़ में बंद कर दिया, इफ़ आगे वो सारा कुछ, अगर चल गई तो क्या जवाब आएगा? ट्रू। तो आगे मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड स्टोर। अगर वो क्वेरी किसी भी वजह से नहीं चली, आपने सिंटैक्स में कोई एरर दे दी है, आपने वैल्यूज़ गलत दे दी हैं, समझ आ रही है ना, तो फिर उसके एल्स सूरत में लिखा जाएगा रिकॉर्ड्स आर नॉट सेव। हाँ जी, वो तो कोई नहीं, वो तो हमने जिस वैल्यू को आपने, जिस डेटाबेस के कनेक्शन को आपने ओपन किया था उसको हमने क्लोज भी करना होता है, ठीक है ना। डेटाबेस का कनेक्शन, ये लॉजिक है ना। अगर आपने रिकॉर्ड फीड करना है डेटाबेस, देखें इधर भाई, तो डेटाबेस को ओपन करें, रिकॉर्ड ऐड करें, डेटाबेस को क्लोज करके बाहर निकलें। इसकी वजह क्या है भला? जितनी देर आपका डेटाबेस, ये फाइल आप चलती रहती है ना, दूसरे किसी बंदे को एक्सेस नहीं मिलती ना डेटाबेस में से डाटा निकालने की या वो करने की। जब आप क्लोज़ कर देंगे, आपकी डेटाबेस क्लोज़ होगी, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, वो ओपन करेगी, वो क्लोज़ कर देगी, तीसरी रिक्वेस्ट आएगी। ये ऐसे होता है, डेटाबेस शेयरिंग वाली ऑप्शन होती है इसमें। इस कोड को दोबारा देखेंगे, इसमें जिस चीज़ की नहीं समझ आई पूछें। हाँ जी, आप सब देख इमरान, सर MySQL जो वो जो नीचे क्वेरी है, हाँ जी, उसका मेन फंक्शन क्या है? वो
इसका मेन फंक्शन ये है ना, देखो अब ये तुम्हारा सवाल तो 100% जेन्युइन बनता है। जो हमने वो ऊपर लिखा है ना $, SQL इंसर्ट, वो सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो क्वेरी नहीं चली। समझ आ गई? वो क्या है, देखो ना $, SQL इंसर्ट एक वेरिएबल है और डबल कॉमो में क्या है, एक स्ट्रिंग है। आगे समझ बात? अब उस क्वेरी को हमने चलाना नहीं, डेटाबेस में जब भी डाटा आएगा या जाएगा तो कैसे जाएगा, क्वेरी चलेगी। अच्छा ठीक है। वो जो SQL इंसर्ट हमने ऊपर लिखा है वो क्वेरी नहीं है, वो तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में उसको लिखा। अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ पे ना बनाता तो ये इतना हिस्सा सारा मुझे यहाँ लिखना पड़ना था। ठीक है ना। MySQLi, गौर से सुने, MySQLi_connect डेटाबेस से कनेक्ट होने की कमांड है। MySQLi_query डेटाबेस पे क्वेरी चलाने की कमांड है। कि जो डाटा आएगा फील्ड में से वो जाके उसमें से एक्सेस होगी। ये इंसर्ट इनटू नहीं जो हमने लिखा, हाँ जी। ये चलेगा ही उस वक्त जब आप क्वेरी को चलाएंगे, वरना ये चलना नहीं है, लिखा जाना है। पूरी वैसे है तो ये ना इंसर्ट इनटू। हाँ जी, यही ये देखो ना, यही है ना क्वेरी, तो ये आगे हमने लिखा नहीं है, यूज हो जो वो पूरी में शामिल नहीं होती। ये कंडीशन इफ एल्स वाली कंडीशन शामिल हो जाए, कौन सी, इफ एल्स की वो कंडीशन शामिल हो क्वेरी आपने SQL में इफ एल्स नहीं होती, यही तो वजह बनी है। अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो उसको PHP के थ्रू एक्सेस करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अगर बना देंगे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। क्यों भला बढ़ जाएगी? उसकी वजह ये है, कंप्यूटर की जो डिज़ाइनिंग है ना, उसमें ये बात तय है कि एक चीज़ एक काम करे, दो ना करे। डाटा SQL क्या है, वो डाटाबेस है ना, तो वो डाटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करे, रीड कर दिया, डिलीट कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है ना। अब आप एक डाटाबेस में 15 कॉलमों को रीड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको लिखो, लूप चलाओ, लूप लिखो PHP में, उसकी इंसर्ट को बार बार चलाते रहो, उधर एक ही कमांड रहेगी, इंसर्ट। ठीक है ना। आप प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ शायद आपके जहन में नहीं आती, वो यही तो वो फ़र्क है फ्रंट एंड और बैक एंड का। ठीक है ना। साइन आपके नीचे नीचे ये वाला, ये बटन जो काम करता है ना फेसबुक के लिए, वही काम आज हमने किया। समझ आ गई कि नहीं? हम यहाँ पर अपना डाटा लिखते हैं, जब साइन अप पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा जाके फेसबुक की डाटाबेस में सेव हो जाता है। हाँ जी। नहीं, उसके पीछे पहली बात तो यह है कि एक भी कोड टू ड्यू नहीं पड़ा हुआ, सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है फेसबुक के सर्वर पे। ठीक है। फिर वहाँ पे इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं ना, और इतनी लेयर्स में ये काम हो रहा है ना, इतनी लेयर्स में कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके प्रोग्रामर के हिस्से में सिर्फ ये आता हो कि ये बटन बना हुआ है, इसका कलर चेंज करना है तुम्हें। एक बंदे के हिस्से में सिर्फ इतना आता हो कि ठीक है ना, तुम जब इस पर डबल क्लिक करो तो पीछे PHP का पूरा कोड खुल जाए, लिखना नहीं है। यानी इतनी लेयर में काम डिवाइड हुआ आता है। ठीक है ना। नेटसोल के प्रोग्रामर से एक दफ़ा बात हुई थी कि यार तुम नेटसोल में काम करते हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो तुम्हें वहाँ सीखने का मौका नहीं मिलता? वो कहता है हबीब साहब सीखने का मौका क्या मिले, तो सारा कुछ तो लिखा लिखाया हमारे सामने आता है, हम तो सिर्फ ये लिखते हैं कि ये वाइल लिखा हुआ है तो हम जावा वाला वाइल वहाँ लिख देते हैं। यानी पूरी लॉजिक क्रिएट हो के सामने वर्ड की फ़ाइल में लिखी होती है, क्रिएट दिस वन वाइल लूप फॉर, इधर से शुरू करें, यहाँ ख़त्म करें, इस फील्ड का नाम ये, यानी जिसको आपने शैडो कोड के नाम से पढ़ा है शैडो कोड पढ़ा है ना। जो कोडर होता है ना, उसके पास शैडो कोड तक बन के आता है, उसने सिर्फ उसको चेंज करना होता है। नहीं, शैडो कोड लिखने तक कौन पहुंचता है? एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डिज़ाइनर। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी कंप्यूटर फील्ड में एनालिस्ट की होती है। कोडर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसे ही है जैसे कंस्ट्रक्शन में मज़दूर। हाँ जी। यानी कि
ਅਸੀਂ मजदूरी सीख रहे हैं हाले। लेकिन मैंने एक बात आपको पहले बता दी, हम पाकिस्तान में काम करते हैं, जो एक फ्रीलांसर है ना वो सारा कुछ है, वो कोडर भी है, वो एनालाइज़र भी है, वो प्रोग्रामर भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो सारा कुछ है, क्योंकि उसने स्क्रैच से एक लिमिटेड फार्म तक जाना है। अगर मैं अपने स्कोप को बयान करूँ, मैं बिलाल साहब के साथ अब काम कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने स्कोप को अगर बयान करूँ तो डिज़ाइनिंग की सारी जिम्मेदारी इनकी है, डाटाबेस की सारी जिम्मेदारी इनकी है। हाँ जी।